नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर आज राजनीतिक असर हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले महीने परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर के बाद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि गृह मंत्री रहते अनिल देशमुख ने पुलिस को 100 करोड़ हर महीने वसूली का टारगेट दे रखा था। परमबीर सिंह अपने आरोपों पर सीबीआई जांच कराने की मांग लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह के आरोपों को असाधारण और अभूतपूर्व माना। कोर्ट ने सीबीआई से 15 दिन में मामले की प्राथमिक जांच के लिए कहा और कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई अभी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पहले ही हाई लेवल जांच करा रही है। लेकिन अपनी प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई आगे का कदम खुद तय कर सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अनिल देशमुख को कुर्सी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, लेकिन बीजेपी के निशाने पर अब उद्धव सरकार है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बने रहने पर उनकी नैतिकता पर सवाल उठा दिया। इसीलिए दंगल में आज सवाल यह कि क्या सिर्फ देशमुख के इस्तीफे से उद्धव का खतरा टल गया? बड़ा अच्छा लगा। ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज forfeited द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए। जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है। पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र का एक बहुत सीधा वसूल होता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है, जिसमें रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने इतना गंभीर प्रकरण हुआ, आज तक इस प्रकरण पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मानो मुख्यमंत्री को इससे कोई लेन देन ही नहीं है। राज्य के वो प्रमुख है, किंतु उन्होंने इस पर कोई भूमिका भी नहीं रखी। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने हमारे सत्र के अंतिम दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन वाजे का बचाव जरूर किया था और एक प्रकार से वो कोई लादेन तो नहीं है, इस प्रकार की बात भी कही थी। लेकिन उसके बाद उसकी करतूतें और कारनामे सामने आने के बाद और तत्कालीन पुलिस आयुक्त इन्होंने लेटर लिखने के बाद और रश्मि शुक्ला कमेटी का रिपोर्ट बाहर आने के बाद एक भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। एक प्रकार से चुप रहकर क्या आप इस सारी चीजों को आशीर्वाद देना चाहते हैं? ये हमारा सवाल मुख्यमंत्री जी को है। देखिए, मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। जुडिशियल इंक्वायरी हमने बैठाई थी, अब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद है। हम आज भी उसी मत के हैं। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता होंगे, जो शिवसेना के नेता हैं। हमारे साथ विद्या चव्हाण होंगी, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी की, और हमारे साथ विक्रम सिंह हैं, वो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। संजय गुप्ता जी, बहुत आपने डिफेंड किया अनिल देशमुख को टीवी पर,
दंगल में भी कई दफे आए लेकिन बचा नहीं पाए। बचा नहीं पाए से तो क्या ताल्लुक है? मतलब हमारे देश का एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे में अदालत को एक इख्तियार है कि वो इस तरह की अगर कोई बात आती है तो सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे सकते हैं। और अगर उस इंक्वायरी का सम्मान करते हुए अनिल देशमुख जी ने अपने स्वयं इस बात का निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, तो इससे क्या मतलब ये किस लिए इतना हो हल्ला मचा रहे हैं? उनका पर्पस यही है कि ठीक है सीबीआई अपनी जांच कर ले, सीबीआई की अभी तो जांच होगी, जांच होने के बाद जो भी होगा सो होगा। लेकिन ये कभी कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया तो वो भी उद्धव जी क्यों चुप है, उद्धव जी क्यों दे देते? क्या नैतिकता के आधार पर एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है तो क्या इस्तीफा देने का ठेका सिर्फ क्या महाराष्ट्र सरकार ने रखा है? क्या लाल किले पे जब झंडा फहर गया था खालिस्तानियों का तब किसने इस्तीफा दिया? पुलवामा हुआ तब किसने इस्तीफा दिया? ये नैतिकता ये क्यों नहीं दिखाते? बंगलुरु के अंदर जो सेक्स स्कैंडल के अंदर मिनिस्टर एक इन्वॉल्व थे, वो उन्होंने कितनी मुश्किल से इस्तीफा दिया। मतलब ये तो इनके ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इनके ऊपर कोई बात होती है, इनकी कोई नेग्लिजेंसी होती है, इनकी सरकार से कोई चूक होती है, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये इस्तीफा देते नहीं है। और अगर यहाँ पर एक इस्तीफा दे दिया है तो ऐसे होल्ला मचा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। इस्तीफा दिया है कि जांच सही से हो जाए, जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसको देखेंगे, तो इसमें इतना होल्ला मचाने की इसलिए क्या जरूरत है? संजय जी, नैतिकता उस दिन कही जाती जिस दिन परमवीर की चिट्ठी आने के बाद इस्तीफा दे दिया होता। नैतिकता को जागने में 15 दिन लगते हैं क्या? चिट्ठियों के आधार पर यदि इस्तीफा दिया जाने लग जाएगा तो फिर तो इस देश में मुझे लगता नहीं कोई मिनिस्टर बच पाएगा कि कोई भी आरोप लगा देगा किसी के ऊपर और फिर उसके बाद वो इस्तीफा देने लग जाएगा। ऐसा तो कोई रूल नहीं संजय है। जी, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि परमवीर सिंह कोई भी नहीं है, वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसकी पुलिस सबसे ज्यादा स्ट्रांग पुलिस में गिनी जाती है देश की, उसके मुखिया थे। लेकिन रोहित जी, हमारे देश के अंदर करप्शन का चार्ज लगाने के पीछे वो चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए, ट्रांजैक्शन चाहिए, डिमांड चाहिए, रिकवरी चाहिए, जिसमें से कुछ भी नहीं है। सिर्फ वर्बली कह देने से क्या ऐसे प्रूफ हो जाता है? इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती कानून के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि अदालत ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं तो अनिल देशमुख जी ने इसको स्वयं संज्ञान लेते हुए अपना इस्तीफा दिया है। इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती कानून के अंदर। अगर आप मतलब कानून के अंदर जाएंगे तो मुख्यमंत्री ने उनसे नहीं कहा था कि इस्तीफा दो, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया, मानता दिखाते हुए। उनके स्वयं डिस्कस भी अपने विवेक के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मतलब सरकार को नहीं करवाना था, उन्होंने खुद दे दिया। सरकार चाहती थी कि वो बने रहे। इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों पर अगर इस्तीफा देने लग जाएंगे तो फिर तो सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे देश का संघीय ढांचा जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, अगर अदालत ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा है तो उसका सम्मान करते हुए उन्होंने कहा ठीक है कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। गुप्ता जी, संघीय ढांचा ये भी कहता है कि अगर कोई गृह मंत्री बैठा है, उसके नीचे की एजेंसी यानी कि पुलिस उस पर लगे आरोपों की जांच कर रही है तो वो कैसे करेगी? इसलिए वो परमवीर सिंह चले गए सीबीआई के पास। सुन लीजिए ना सर, बात तो सुन लीजिए। जब तक उनके नीचे रहने वाली पुलिस जांच कर रही थी, उनके नीचे रहने वाली एजेंसियां जांच कर रही थी, तब तक तो उनको इस्तीफा देने की नहीं सूझी। आप डिफेंड करते रहे कि क्यों इस्तीफा दें। आज जब सीबीआई के पास जांच चली गई तो आप कह रहे हैं कि वो इतने महान आदमी, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। तो ठीक है, अब जांच के लिए तो एक हाई कोर्ट के जज की कमेटी बिठाई गई थी कि हाई कोर्ट के जज की कमेटी इस बात की जांच करेगी। वो भी जांच कर रही थी। लेकिन अब अगर हाई कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन लेकर के केंद्रीय एजेंसी को सौंपा है सीबीआई को, तो ठीक है, उन्होंने अपने विवेक के आधार पर उन्हें लगा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ तो उन्होंने दे दिया। ये उनका विवेक है अपना। चलिए, ये आपने एक नई बात बताई कि महाराष्ट्र की सरकार उनका इस्तीफा नहीं कराना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया, अपने मन से। हाँ, तो उनको अपना मन से लगा उनको, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जांच होने के बाद जो भी दोबारा से जो भी बात होगी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद दोबारा बना देंगे उनको अगर जांच में क्लीन चिट हो जाती है तो? कुछ भी जांच के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, जांच के आधार पर कोई किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ाया जा सकता। एक जांच के तो आदेश दिया हाईकोर्ट ने कि जांच कर ली जाए इसकी सीबीआई के द्वारा। जांच के आधार पर आप किसी को दोषी थोड़ी ना इख्तियार करा सकते हैं, या जांच के आधार पर आप किसी को कोई मुस्लिम थोड़ी ना बना देंगे कि इसके ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। मैंने तो कभी एक बार भी दोषी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्या? मैंने पूछा कि जांच में अगर क्लीन चिट हो जाती है दोबारा उनको गृह मंत्री बना देंगे। कह रहे हैं नहीं, आप नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी के नेता तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे जांच के आदेश दे देने से पता नहीं क्या मिल गया इनको, जैसे पता नहीं क्या इनके हाथ में लग गया है। कभी कहते हैं कि उद्धव जी क्यों नहीं इस्तीफा दे देते, कभी कहते हैं ये क्यों नहीं, ये सरकार क्यों नहीं चली जाती। तो अब मतलब क्या इस तरह की जांचों के आदेश के आधार पर सरकारें गिरने लग जाएंगी? अब क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देने लग जाएंगे? अब जब परमवीर ने नाम लिया गृह मंत्री का तो गृह मंत्री को जाना पड़ा। अब जांच में अगर कहीं इशारा और आगे चला जाता है तो आपको लगता है अनिल देशमुख के जाने के बाद उद्धव ठाकरे सिक्योर है, महाराष्ट्र की सरकार सिक्योर है एकदम?
नहीं, देखिए, सरकारों का सिक्योर होना उसका एक अलग मेथड है। अगर इस तरह के इतिहास की आप बात करेंगे तो ऐसे तो सलामुद्दीन केस के अंदर, इनकाउंटर के अंदर अमित शाह साहब जेल में गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो है वो मुख्यमंत्री थे स्टेट के, उन्होंने इस्तीफा ले दिया था अपना उसके बावजूद भी। लेकिन उसके बाद जांच के बाद अब 13-14 साल के बाद क्या निकल के आया, उनके अंदर उनको सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो सिर्फ जांच हो जाने के अनुसार या किसी के खिलाफ कुछ चार्ज लग जाने के अनुसार सरकारें तो नहीं गिरेंगी। तो आपको उम्मीद है का फार्मूला तो अलग है कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष होगी और अनिल देशमुख क्लीन चिट पा जाएंगे? बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि सीबीआई केंद्र की है, हमारी नहीं थी? ये भी कहा जाएगा, ये भी कहने के लिए तैयार बैठे हैं? केंद्रीय एजेंसी है, ये बिल्कुल रह सकते हैं अगर वो उसके अंदर कोई भी तथ्य ऐसा लगेगा कि सीबीआई ने कहीं पर भी कोई पारदर्शिता नहीं किया है या पक्षपात किया है, तो अगर ऐसा लगेगा तो बिल्कुल कहा जाएगा। नहीं तो आप फिर किससे, स्कॉटलैंड यार्ड से जांच करवाते? इसकी जांच तो एक ही एजेंसी कर पाएगी, वो सीबीआई कर रही है। पहले एनआईए से आपको आपत्ति थी, फिर आप एनआईए की जांच पे भरोसा जताने लगे कि नहीं एनआईए कर रही है तो ठीक ही कर रही है। उसके पहले आप कह रहे थे कि एनआईए की क्या जरूरत है। अब सीबीआई में भी आप कह रहे हैं कि भाई जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि सीबीआई तो केंद्र की एजेंसी है। आप हैं किधर? नहीं, देखिए रोहित सरदाना जी, बात यह है कि अगर सीबीआई जब अपनी जांच कर लेगी तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई जिस भी मतलब आप उसके नतीजे से तय करेंगे कि आपने उसको ठीक मानना है कि गलत? अगर आपके पक्ष में होगी तो ठीक, और अगर आपके पक्ष में नहीं होगी तो वो गलत है। नहीं, कोर्ट के अंदर इस बात को सत्यापित भी करना पड़ेगा सीबीआई को। ऐसा थोड़ी है कि सीबीआई जो भी कह देगी वो हो जाएगा, उसके बाद उसको सत्यापित भी करना पड़ेगा हाईकोर्ट के अंदर कि हम दस्ते निकाल के लाए हैं, फिर हाईकोर्ट का डिसीजन होगा गुप्ता जी, ये हाँ ये ठीक है या नहीं है। गुप्ता जी, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि सीबीआई जो भी जांच रिपोर्ट रखेगी अदालत के सामने रखेगी, मेरे आपके सामने या उद्धव ठाकरे जी के सामने नहीं रखेगी। वो अदालत को तय करना है कि इनकी जो जांच है वो सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर है या नहीं। मैं और आप नहीं तय करेंगे। तो यहाँ जो बात हो रही है वो इसी आधार पे हो रही है कि अदालत के सामने अगर ये चीजें ले आती है सीबीआई, तब तो नहीं कहेंगे ना कि भाई ये तो केंद्र की एजेंसी है। नहीं, वो तो फिर हमारे देश का संघीय ढांचा, अदालत का आदेश जो होता है, अदालत का जो निर्णय होता है, ये आपने अच्छी बात कही कि उसका सम्मान करेंगे। अब सुधांशु त्रिवेदी, पहले आप अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे थे, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया तो आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आके कहने लगे कि ये तो उद्धव ठाकरे को ही नैतिक अधिकार नहीं रहा मुख्यमंत्री रहने का। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी जो कुछ संजय जी बोल रहे थे, तो विवेक की बात जो वो कह रहे थे वो तब होती जब इस प्रकार के किसी अदालत की टिप्पणी या निर्णय आने से पहले कर लेते। तो आपका विवेक जागृत अदालती कार्रवाई के बाद क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि इसे नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा माना जाए या विवशता के आधार पर दिया इस्तीफा माना जाए, क्योंकि अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था। और आपने एक बात कही, आरोपों पे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आरोपों पे ऐसे इस्तीफा देने की प्रक्रिया की बात नहीं। पर मान्यवर, आरोप दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का आरोप होता है वाइल्ड एलिगेशन, कोई भी आरोप लगा दे। दूसरा होता है तथ्यात्मक आधार, यानी सब्सटेंटिव एलिगेशन। और यह तो तीसरे प्रकार का है। यह आरोप किसी बाहर वाले ने नहीं लगाया है, यह आरोप किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है, यह आरोप किसी एनजीओ ने नहीं लगाया है, यह तो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं लगाया है, आपके पुलिस कमिश्नर ने लगाया है। और ये केवल बयान नहीं है। बात तो सुनिए मान्यवर, बात देखिए संजय जी, अरे आरोप होता है, बयान होता, आप कहते हैं आरोप है, वो तो उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जा चुके हैं। यानी आज वो सर्वोच्च न्यायालय में, देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर यह बात कह चुके हैं। तो आपका ये कहना कि ऐसे तो कोई भी आरोप, ये कोई भी आरोप नहीं है, ये आपके अंदर की हकीकत है। और चूंकि इस मामले पे समस्या क्या रही है कि विगत कुछ 60 साल से महाराष्ट्र की सरकार की समस्या, एक एक करके बोले, वो अपनी बात खत्म कर लेते हैं, आपके पास आ जाऊंगा। विद्या जी भी वेट कर रहे हैं, विद्या जी बोलेंगी, एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हैं वो। सुधांशु जी बोल रहे हैं, उसके बाद विद्या जी के पास जा रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। संजय जी फिर आऊंगा। देखिए, विगत 1-1.5 वर्षों से, बस 2 लाइन में समाप्त करता हूं। देखिए, जब से ये महाअघाड़ी की सरकार बनी है, तब से आप देखिए एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसे प्रकरण सामने आते चले जा रहे हैं जो कानून व्यवस्था के पक्ष के ऊपर इनकी सरकार की अक्षमता को पूरी तरीके से उजागर कर रहे हैं। अब एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है भाई। अगर यह बात स्वीकार कर ली सरकार ने कि 100 करोड़ की उस वसूली में कहीं ना कहीं संलिप्तता गृह मंत्री की है, तो मुख्यमंत्री उससे पूरी तरह कैसे वो हो सकते हैं? याद करिए 1963 में इंग्लैंड में हेराल्ड मैकमिलन की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था भाई, क्योंकि उनका एक मंत्री जो था उसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैंने गलत किया। एक सेकंड रुक रहा हूं। कहां स्वीकार किया सरकार ने कि हाँ 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे? सरकार ने कहा क्योंकि सीबीआई जांच हो रही है
तो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से एजेंसी कर सके। मंत्री रहते जो नहीं हो सकती। हाँ, मैं रोहित जी बताता हूं, यदि पहले दिन आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे दिया होता, जैसे अजीत पवार ने दे दिया था पिछली सरकार में जब सिंचाई घोटाले पे आरोप लगा, तो यह मान लेते कि नैतिक आधार पे दिया है, सरकार पूरी तरह ठीक है। आज आप बताइए, अदालत के निर्णय के बाद कोई रास्ता था क्या? कोई और चारा बचा था कि अदालत सीबीआई कहेगी कि जांच रिपोर्ट दो और जांच रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो आरोपी हैं? तो आज तो विवशता थी, इसलिए यह स्वीकार होती है, अन्यथा सरकार उसको लेकर स्टैंड लेती। ठीक है, ओके, एक सेकंड, अब मैं विद्या जी को ला रहा हूं चर्चा में। विद्या जी, क्या सरकार को फजीहत से बचने के लिए इस्तीफा दिलाना पड़ा कि गृह मंत्री को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो बेइज्जती होगी, इसलिए बेहतर है पहले उनसे छुटकारा पा लिया जाए? आवाज नहीं आ रही है आपकी शायद। जी, अब सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं आ रही है आवाज? जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मुझे यही कहना है आपको कि जो पहले से आपकी मैंने चर्चा सुनी, इसमें आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए है, इसलिए ये इस्तीफा हुआ है। ऐसा नहीं है, और नैतिकता के आधार पे हुए। पहले जो हमारे ऊपर आरोप लगाए थे वो भाजपा के लोगों का जो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि जो परमवीर जी ने जो पत्र दिया था, उस पत्र वो उनके आईडी ईमेल से नहीं आया था और ना ही उनका उसके ऊपर सिग्नेचर था। तो ये सब भाजपा की मनगढ़ंत कहानी थी। 100 करोड़ का घोटाला है, ये है, वसूलीबाजी है, जो शब्द भाजपा यूज कर रही है उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन इसलिए है कि ऐसी कोई वसूली हुई नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि गोवा है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह जहाँ जहाँ भाजपा के छोड़ के सत्ता में है उनको सत्ता से खींचने का काम भाजपा ने किया है, आमदारों की खरीद करना काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियां एक साथ आई है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, तो इनको यहाँ पर हिलने का कोई मौका नहीं है। और ये जो भाजपा का मनगढ़ंत कहानी उन्होंने बनाई थी और ये इसके लिए हमें बार बार ये परेशान करने का इन्होंने ठानी है और वो कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार की इनको हमेशा मदद मिल रही है और केंद्र सरकार की मदद से ये सब काम हो रहा है, ये मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर हमारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर सीबीआई को यहाँ इंक्वायरी करने को बोला है, इसलिए अनिल देशमुख जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। इसमें और कोई नहीं। और अभी आपने जो बोला कि केंद्र के जो मंत्री रहे, प्रसाद क्या उनका नाम है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि अभी इनका राजीनामा हुआ, अभी सीएम का राजीनामा होगा। यानी ये क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनका एम किसके ऊपर है? इनका सीधा सीधा एम मुख्यमंत्री की ओर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना ही मुख्यमंत्री का राजीनामा का सवाल होता है, ना ही किसी और मंत्री का सवाल होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बहुत सारी चर्चाएं सुनी जिसमें महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष जो चंद्रकांत पाटिल है वो ये बोलते हैं कि अभी और हम 1-2 लोगों का राजीनामा देंगे। यानी ये सब साजिश केंद्र सरकार से जाके तय करते हैं। आपको मालूम है जब परमवीर सिंह जी ने यहाँ पर ये किया था, तभी देवेंद्र फडणवीस तुरंत केंद्र के ओर गए थे, दिल्ली गए थे, दिल्ली में इनका कटकारस्थान तैयार हुआ। तो ये हम लोग इतने कुछ अनपढ़ नहीं है, हम लोग कुछ इतने राजनीति में ये नहीं है कि जो हमको पता नहीं चले कि भाजपा क्या करती है, भाजपा क्या करती है इसका पता हमें भी चलता है। विद्या जी, अब एक सवाल ये है कि आज मैं आपकी बात में सुधांशु से जवाब लूं, उसके पहले मेरा एक सवाल और है। और सवाल यह है कि बीच में खबरें तो ये भी आई थी कि शरद पवार मिले गृह मंत्री से एक कार्यक्रम के दौरान या एक कार्यक्रम के नाम पर वो मुलाकात तय कराई गई। तो क्यों ना समझा जाए कि आप लोग भी मिलकर कुछ ना कुछ खेल कर रहे हैं बीजेपी के साथ, अगर आपको पता ही है कि बीजेपी खेल कर रही है तो। देखिए, इसका हम लोगों ने इनकार किया है। हमारे प्रमुख प्रवक्ता ने ये कहा था कि ऐसी कोई भेंट हुई थी। अभी जब आपने अमित शाह जी को पूछा था तो उन्होंने भी ये नहीं की। तो मुझे ये कहना है कि अगर मिले भी, समझो अगर हम लोग कहते कि नहीं मिले, अगर मिले भी तो देश के गृह मंत्री को हम लोग नहीं मिल सकते, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग नहीं मिल सकते। तो इसमें जैसे आम लोग बाकी के लोग मिलते हैं, तो हमारे नेता अगर उनसे मिलते हैं
वैसे मिले नहीं, लेकिन आपका अगर ये कहना है कि मिले हैं तो उसमें कोई गैर प्रकार नहीं है, इसमें भी हम लोग ये मिल सकते हैं। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री है, अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी है, तो हम लोग मिल सकते हैं। अभी मोदी जी कितने बार बारामती भी आ गए, जेटली जी आ गए। विद्या जी, जब जब मोदी जी से मिले हैं शरद पवार, तो इसका बाकायदे तस्वीरें सार्वजनिक उन्होंने खुद भी की हैं, प्रधानमंत्री ने भी की हैं और ये बताया है कि हम मिल रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों चर्चा रही उसको आप नकार रही हैं, ये अलग विषय है। लेकिन वो हाँ, तो चर्चा हमने यही नकारा ही रही है, कि तो महाराष्ट्र हमारी की कोई सरकार को मुलाकात लेके नहीं हुई। कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, उसमें फडणवीस भी थे, ये आरोप लगे, जिसके बाद आप लोगों ने नकार दिया। अब सुधांशु त्रिवेदी जो आरोप वो लगा रही है कि आप सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं जिस दिन से सरकार बनी। जवाब दीजिए, उसके बाद विक्रम सिंह के पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, बिल्कुल मैं संक्षिप्त में जवाब देता हूं। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि ये कोई राजनीतिक आरोप होता, सरकार के बाहर के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया होता, आप कह सकते थे ये निराधार है, ये बेकार है और हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आ गई जांच की तो हमने नैतिक आधार पे इस्तीफा दे दिया। परंतु मैं विद्या जी को भी बताना चाहता हूं, ये सरकार के बाहर से आरोप नहीं था, ये सरकार के अंदर से आरोप था, सरकार के पुलिस कमिश्नर का आरोप था। और यदि आपको यह लगता है कि आपके गृह मंत्री सही थे तो पुलिस कमिश्नर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो बहुत बड़ा मुद्दा था कि सरकार के खिलाफ न सिर्फ एक सर्विंग सिविल सर्वेंट ने बयान दिया है, बल्कि लिखित बयान दिया है और लिखित हलफनामा जाके सर्वोच्च न्यायालय में दे दिया। साहस नहीं हुई सरकार में कार्रवाई करने की। क्यों? अगर देखा जाए तो गृह मंत्री के इस्तीफे से पहले तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो न करना और न गृह मंत्री का इस्तीफा लेना, आखिर में जांच के बाद मजबूरी से में इस्तीफे की बात करना, यह संदेह पैदा करता है। क्योंकि सब कुछ अंदर से आया है, सरकार के अंदर से आया है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको राजनीतिक आरोप कहना हास्यास्पद है कि आपकी सरकार के द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर जो कहा उसको आप राजनीतिक कहें। हम विपक्ष में, हम क्यों नहीं इस विषय का मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी ने जो सर्विंग हो, अभी बैठा हुआ हो, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, ये बताएंगे अगर मुझे न याद होगा हमारे अनुभव में कभी, कि वो अपने गृह मंत्री के खिलाफ न सिर्फ बयान दे, लिखित बयान दे, बल्कि जाके न्यायालय में चला जाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उदाहरण है, इसलिए इसको सामान्य आरोप कहना पूरी तरीके से गलत है। ओके, अब मेरा सवाल विक्रम सिंह जी ये है जो मैंने संजय जी से भी पूछा। गृह मंत्री रहते जब उनके नीचे की एजेंसियां जांच कर रही थी तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसी को जांच का जिम्मा दिया गया तो वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। स्वतंत्र जांच तब नहीं हो पाती पहले की स्थिति में, या अब नहीं हो पाती उनके मंत्री के रहते? रोहित जी, विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। एक युग बीत जाता है तब विश्वसनीयता बनती है और टूटने में एक चीज में हो जाता है, विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। लेकिन औचित्यपूर्ण यह होता कि परमवीर और गृह मंत्री दोनों के इस्तीफे साथ साथ आने चाहिए थे। परमवीर को तो बर्खास्त होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस कमिश्नर रहते हुए उन्होंने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की और मूक दर्शक बने रहे तो भी, निष्क्रिय रहे तो भी और संलिप्त रहे तो भी परमवीर सिंह अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। अब बात आती है गृह मंत्री के ऊपर। गृह मंत्री के ऊपर ये एक परंपरा है कि किन प्रकार के आवेदन पत्रों पे कार्रवाई होती है। अगर एनोनिमस हो यानी छद्म नाम से हो, गुमनाम हो, नहीं होगी। अगर स्पेसिफिक आरोप है, स्पष्ट आरोप है, आरोप लगाने वाले ने अपना नाम, पद, ओहदा दिया है, कार्रवाई होके रहेगी। और अगर यही मानक जो हमारे राजनीतिक मित्रों ने कहा है, अगर यही मानक IAS IPS पर लगा दें तो आज तक कोई भ्रष्ट, निकम्मा, उदंड IAS IPS फिर बर्खास्त नहीं होगा। बर्खास्त तभी होगा जब जो एस्टैब्लिश्ड नियम है रोहित जी, कि इन आधार के ऊपर पहले आप सस्पेंशन के बाद विभागीय कार्रवाई, न्यायालय से दोष मुक्त होंगे तो विभागीय कार्रवाई में डिसमिसल होगा। भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तो कुर्सी से हम ऐसा चिपके रहेंगे कि जब तक या तो प्राण ही न चला जाए, या जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से अभयदान न मिल जाए, या राष्ट्रपति से माफीनामा न मिल जाए, तब तक हम 25-30 साल जनता की छाती पे मुंह डालते रहेंगे। ये बिल्कुल अस्वस्थ परंपरा है रोहित जी, नहीं होनी चाहिए। जो मानक IAS IPS के लिए एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने मानक बना रखे हैं कि किस आधार पर हम आवेदन पत्र के ऊपर कार्रवाई करेंगे, वही सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है, शुचिता भी एक चीज होती है। तब तक बेहतर होता कि आप हट जाते। अब जब CBI के आदेश आ गए, जिसको संघीय डाटा हम कह रहे हैं, संघीय नहीं, संवैधानिक व्यवस्था में उसको कहूंगा। विक्रम जी, नैतिकता पहले 5 दिन में, पहले 2 दिन में, पहले 4 दिन में जाग जाए तो वो नैतिकता, और अगर वो 1 महीने बाद
अदालत से झटका खाने के बाद जाग जाए तो क्या उसे नैतिकता कहा जा सकता है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या देशमुख के इस्तीफे से उद्धव ठाकरे का खतरा टल गया? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का आखिरकार इस्तीफा, क्योंकि अदालत ने कहा सीबीआई पूरे मामले की जांच करे, जिसमें परमबीर सिंह पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री देशमुख पर वसूली करवाने के आरोप लगाए थे। हमारे साथ विद्या चौहान है जो एनसीपी का पक्ष रख रही है, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और संजय गुप्ता नेता हैं शिवसेना के। लेकिन हमारे साथ विद्या आ गई, हमारी सहयोगी, जो कि मुंबई से इस वक्त लाइव है। लगातार इस पूरी खबर पर विद्या नजर बनाए हुए हैं। विद्या, बीजेपी ने दिल्ली में सीधा सीधा निशाना साधा है अब उद्धव सरकार पर। क्या राजनीतिक तौर पर यह माना जाए कि देशमुख के इस्तीफे से उद्धव सरकार ने अपना संकट टाल लिया है या मुसीबत बढ़ गई? अब मुंबई तक है। जी देखिए, मुसीबत तो अभी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मुसीबत अभी कम हुई है। अभी तो पूरी जांच पड़ताल तो इस पूरे मामले में अभी भी चल रही है, शुरू होगी। और जब तक ये शुरू होती है, सीबीआई जांच करती है, इंक्वायरी। और आप बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है अपने आदेश में साफ साफ कि जो आरोप परमबीर सिंह लगा रहे हैं वो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बहुत गंभीर आरोप है और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। प्राइम एफएसआई ऊपरी तौर पर देखने में इसमें ऑफेंस बनता है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच सौंपी है। और यही वजह है कि अब जब ये पूरी जांच पड़ताल शुरू होगी तो 15 दिनों में ही पता लग पाएगा कि सीबीआई को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। उसके आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करना है कि नहीं। लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है, अभी तो बढ़ी है। इन 15 दिन के भीतर क्या सीबीआई जरूरत समझे या चाहे तो देशमुख से पूछताछ कर सकती है? और क्या यही वजह है कि देशमुख को आखिरकार कुर्सी से हटना पड़ा? जी बिल्कुल, यही वजह ही है। क्योंकि हम लोगों ने जितने लोगों से बात किया, सबका यही कहना था कि होम मिनिस्टर से पूछताछ करने के लिए होम मिनिस्टर के घर पर रेड कर रही है सीबीआई। ये बातें महाराष्ट्र सरकार को ठीक नहीं, गवारा नहीं थी। वो इसीलिए चाह रहे थे कि देशमुख सीबीआई के पास जैसे ही ये जांच पड़ताल गई है तो इससे पहले वो रिजाइन कर दें। और यही वजह है कि देशमुख ने रिजाइन खुद ही किया। हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही किया है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि काफी प्रेशर भी था। जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी के आदेश थे, पूरी जो एनसीपी पार्टी थी उन सबका यही मानना था कि रिजाइन कर देना चाहिए अनिल देशमुख को, और उन्होंने वही किया। और यही वजह है कि अब उनका प्रीडिसेसर ढूंढने की तैयारी पूरी चल रही है। दिलीप वलसे पाटिल का नाम सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उनका नाम जल्द ही अनाउंस करने ही वाले हैं। लेकिन अनिल देशमुख कहाँ गए हैं? नागपुर जाने की बात कही जा रही थी। वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं, ये सब अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है, पता लग रहा है विद्या, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। आप रहिएगा लाइन पर, अपने दर्शकों को बता दें कि इस्तीफे के बाद दिल्ली रवाना हुए हैं अनिल देशमुख। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में वो प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई से अनिल देशमुख फ्लाइट में सवार हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो अब से कुछ देर पहले तक गृह मंत्री थे, लगातार उनके ऊपर दबाव था इस्तीफा देने का। परमबीर सिंह ने पुलिस कमिश्नर रहते उनके खिलाफ चिट्ठी, पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के फौरन बाद उनके खिलाफ चिट्ठी में यह खुलासा किया था, आरोप लगाया था कि 100 करोड़ वसूली का दबाव था गृह मंत्री की तरफ से। सचिन वाजे की गिरफ्तारी जो हुई और उसके बाद परमबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद एक के बाद एक ये पत्ते खुलते गए। अब वसूली कांड में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। विद्या चौहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रफुल्ल पटेल से मिलने के लिए अनिल देशमुख रवाना हुए हैं। आगे क्या रणनीति एनसीपी बना रही है इस पूरे मामले में? क्योंकि पवार साहब की तो तबीयत ठीक है नहीं अभी। विद्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विद्या जी, शायद विद्या जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वो जूम के जरिए हमसे कनेक्टेड हैं, हम उनको दोबारा कनेक्ट करें, उनके पास चलेंगे। संजय जी, सुना आपने? और कोई रास्ता नहीं था असल में, जिसको आप नैतिकता कह रहे हैं, वो अब कोई रास्ता बचा नहीं था। क्योंकि सीबीआई बताओ, गृह मंत्री अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाती तो पूरी सरकार की बेइज्जती होती। नहीं, रास्ता और कोई नहीं बचा था। ऐसी तो किस तरह की कोई बात हो सकती है? अदालत ने कोई ये थोड़ी कहा कि वो अपना इस्तीफा दे, लेकिन ठीक है, अपने विवेक के आधार पर उन्हें ऐसा लगा और ऐसा करना चाहिए तो उन्होंने किया। क्योंकि आपकी बात ये भी सही है कि एक गृह मंत्री के तौर पर
पूछताछ के लिए बुलाती तो सही नहीं लगता। तो इसीलिए ये एक मापदंड और निष्कर्ष भी हो सकता है कि गृह मंत्री रहते हुए इस तरह की जांच में जाते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है कि ताकि इस तरह की स्थिति ना आए। तो अदालत ने थोड़ी ना आदेश दिया है कि वो अपने मुख्य पद से इस्तीफा दें। तो ये उनका मन है, विवेक है, मन के ऊपर है, विवेक के ऊपर है। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार में बड़ी सारी दिक्कतें इसीलिए हैं कि कुछ लोग बड़े मन से ही चले जा रहे हैं अपने? मन से कैसे चले जा रहे हैं? मतलब मन से जाने का तो ताल्लुक मन, अब इस तरह की परिस्थितियां अगर होंगी तो ऐसा लगेगा सरकार को या मिनिस्टर साहब को लगता है कि इस तरह वो करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरह के तो चीजें चलती रहती है सरकार के अंदर। अब इस चीज को समझना चाहिए, किसी भी सरकार के अंदर अगर कहीं हो तो इस चीज को बीजेपी को भी समझना चाहिए। इनके ऊपर ना जाने कितने आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, कहाँ नहीं लगे, इन्होंने कब नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा दिया। 2 इस्तीफे गिनवाए हैं कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफे दिए हो, जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हो तब इन्होंने इस्तीफे दिए। बेंगलुरु के अंदर सेक्स स्कैंडल कांड के अंदर किसने इस्तीफा दिया? किस मंत्री ने जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा उसके बाद इस्तीफा दिया? लाल किले के ऊपर खालिस्तान को झंडा फहर गया, किसने इस्तीफा दिया? चूक नहीं थी क्या वो सरकार की? कितनी बड़ी चूक थी? पुलवामा के बाद किसने इस्तीफा दिया? किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण गिनवा सकता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा दिया तो उनका मन है, विवेक है। विवेक अब जागा, पहले जागे तब जागे, तब की बात अलग है। जैसे मन करे, जैसे जब जागे तब सवेरा। ठीक है सुधांशु जी, एक शेर है, जागे तब सवेरा। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर फिर भी कम निकले। मैं भूल जाऊं तुम्हें, अब यही मुनासिब है। यहाँ तो मुझे लगता है रोहित जी, क्योंकि आपके आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है सुधांशु जी, रॉ में बह के वो कह रहे हैं मैं भूल जाऊं तुम्हें, अब यही मुनासिब है। देखिए, यानी कि देशमुख जी को नमस्ते है। अब बोलिए सुधांशु जी अपनी बात। नहीं, मैं सुधांशु जी की बात करो, पुराने संगठन के साथी की बात। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, देखिए जिस पार्टी ने 25 साल इनका साथ दिया, आप ही के आरोपों में जवाब दे रहे हैं। देखिए इनके 25 साल इनका साथ दिया, इनका पीएम बनवाया। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ साहब। ऐसा है, फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब बोलते क्यों नहीं? 32 साल छोड़िए, अभी बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में 3 साल पहले हुए चुनाव में आपके सिर्फ ये 2 लोग ज्यादा थे, हमने आपका मेयर बनाया। कभी हमने नहीं कहा कि बराबर होना चाहिए। खैर, वो तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने का एग्रीमेंट था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम होगा। वो विषय तो कहानी अब पुरानी हो गई, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, अभी आप रोहित जी ने आपने एक बड़ा बढ़िया बात सुनाया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यहां तो उल्टा है, बड़े बेआबरू होकर तेरे दर पे हैं हम बैठे। क्योंकि देखिए, शिवसेना की विवशता, न बेचारे अपने आप मंत्री बना पाए, न अपने आप हटा पाए। तो ये तो एकदम निष्प्रह भाव से काम कर रहे हैं। न मैंने किसी को बनाया था, न मैंने किसी को हटाया था। जो होना था वो हो गया, मैं तो दृष्टा भाव से सरकार चला रहा हूं। तो इसलिए इनकी समस्या तो बहुत गहरी है। और इतना ही नहीं, मैं तो इतना दृष्टा भाव से सरकार चला रहा हूं कि न मैंने किसी को पुलिस कमिश्नर बनाया था, न मैंने किसी को हटाया था। क्या कमिश्नर कर रहा है, क्या मंत्री कर रहा है, दोनों पर मेरा कोई जोर नहीं है। मैं तो एक दर्शक की तरह सिर्फ देख रहा हूं। इसलिए आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है, इसके ऊपर नैतिकता का प्रश्न, संजय जी, सिर्फ इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। नैतिकता का प्रश्न बहुत व्यापक है। और मैं एक बात कह दूंगा, थोड़ा राजनीतिक लगेगी, घनघोर राजनीतिक अनैतिकता के आधार के ऊपर बनी हुई सरकार का अंततः हश्र किस प्रकार का होना है, यह नैतिकता की बात करने की अपेक्षा करना उनसे मैं मानता हूं कि यह उचित नहीं था। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो इस सरकार की प्रवृत्ति के अनुसार हो रहा है। विद्या जी आ गई हमारे साथ, एक सेकंड रुकिए ना संजय जी। विद्या जी आ गई। विद्या जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ विद्या जी, सरकार को तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं, सरकार कोई खतरा नहीं है। जो भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, नैतिकता की बात सुना रहे, बड़ी बड़ी बातें सुना रहे, उनको बोलना कि शंकर रवि प्रसाद सिंह हमको बोलते हैं महावसूली सरकार। तो आपकी जो दिल्ली की सरकार है वो क्या है? वो देश बेचू सरकार है, देश बेचू। तो उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप नैतिकता किस मुंह से कर रहे हैं? और आप हमेशा महाराष्ट्र में हमारे बीच में, शिवसेना के बीच में, कांग्रेस के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके वो मत लगाइए। कुछ भी हमारे में झगड़ा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के सरकार चला रहे हैं।
लेकिन भाजपा वाले ये नहीं चाहते। विद्या जी, कि कांग्रेस के मुंबई लोग में तो और महाराष्ट्र में सरकार हो। आपकी मैं सरकार को आपको डिफेंड जरा- करने के लिए प्रवक्ता तक नहीं भेजते, वो कहते हैं देखिए, मैं एनसीपी से ही आपको कराओ बताना ना। चाहती हूँ, देखिए कांग्रेस तो हमारे साथ है ही, आप ये प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। मैं आज तक को भी कहती हूँ और भाजपा के प्रवक्ताओं को भी कहती हूँ कि हमारी महाआघाड़ी की सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन भाजपा को ये अच्छी तरह से ये पता चल गया है कि अगर ये 3 लोग एक साथ रहेंगे, महाआघाड़ी सरकार इस तरह से रहेगी, तो ये सरकार कभी नहीं हटेगी। इनको मालूम है अगले 25 या 50 साल तक हटेगी नहीं, और इसके लिए इनके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इसके प्रयास नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं ना। जो 100 करोड़ का महाघोटाला क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वसूली सरकार को, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मनगढ़ंत कहानी भाजपा की है, भाजपा ने बनाई हुई है। मैं बार बार जो बताना चाहती हूँ आपको कि परमवीर सिंह जी के अकाउंट से ये लेटर भेजा ही नहीं था, जिनके लेटर पे उनकी विद्या जी, वो टीवी पे कह गए कि मैंने ही भेजा है लेटर, उन्होंने सबके सामने खुद बैठ के कह दिया। तो जब हम आपकी बात को ये मान लें कि आपने डिनाई कर दिया, 15 महीने पवार साहब और अमित शाह नहीं मिले, तो उनकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना, जो खुद कह रहे हैं कि हमने लिखी। परमवीर सिंह जी 15 महीने तक कुछ नहीं बोले। जिस वक्त उनको पता चला कि मेरी ट्रांसफर कर दी गई है, उस वक्त वो बोले 16 तारीख को अगर वो सीएम से अब देशमुख जी तो ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे ना, कुर्सी जाने के बाद कभी वो भी कुछ बोलते हैं ऐसा। तब उनको बोलना जरूरी था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। विद्या जी, देशमुख जी तो ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे ना कुर्सी जाने के बाद, जैसा परमवीर ने बोल दिया था। ये सब मनगढ़ंत कहानी भाजपा ने बनाई है, ये लेटर भी भाजपा ने बनाया है, ठीक और है। ये सब कारस्थान भी भाजपा का है। चलिए, अब तो सीबीआई तय करेगी, ये कभी यशस्वी सीबीआई नहीं तय करेगी। विद्या जी, हमारी तीनों पार्टियों की सरकार अच्छी तरह से चल रही है। अब तो सीबीआई तय करेगी कि लेटर मनगढ़ंत था, लेटर पॉलिटिकल था, या लेटर उनका खुद का लिखा हुआ था। विक्रम सिंह साहब जाने से पहले जल्दी से एक बहुत छोटा सा कमेंट बस आपसे आखिरी, इस पूरे मामले को लेके क्या परमवीर सिंह के आरोपों को, हालांकि अब तो अदालत ने कह दिया कि सीरियस है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कह के खारिज किया जा सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगते हैं? नहीं, कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? अब तो अदालत ने जब कह दिया कि ये सीरियस मैटर है और स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, तो इसकी जांच तो होनी है, सीबीआई करेगी। ये पॉलिटिकल कहां से हो गए? लेकिन ये जरूरी है कि परमवीर सिंह के भी कांटेक्ट की भी जांच इसी के साथ हो, जो देशमुख जी के कांटेक्ट की जांच हो रही है। सचिन वाजे का अंदर फोर्स पे जबरदस्ती लिया जाना, उनको महत्वपूर्ण विषय देना, ये सब जांच का विषय है। उनको उसामा बिन लादेन की महिमा मंडित करना, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो सवाल हमने आज आपसे पूछा था, आपने क्या जवाब दिए वो बताएंगे। आप दंगल में हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या अनिल देशमुख के इस्तीफे से उद्धव सरकार पर मंडरा रहा खतरा टल गया? आपके जो जवाब हमें मिले, 10% लोगों को लगता है हाँ खतरा टल गया, जबकि 90% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोलूंगा, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।